आप सभी का स्वागत है संस्कृतायनम के इस मंच पर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जैसे ही मनुष्य ने अपने जन्म को धारण किया और इस सृष्टि में अपने अस्तित्व को पाया, तो उसके साथ ही शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसके माध्यम से वह स्वयं उत्पन्न होने के साथ साथ कुछ उत्पन्न करने की भी अभिलाषा से युक्त हुआ। और उसी अभिलाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कृषि व्यवस्था को। कृषि व्यवस्था जिसके माध्यम से अनाज के उत्पादन की, अन्न के उत्पादन की, दाल इत्यादि हम जो भी कुछ कहना चाहें, वे सभी खाद्य पदार्थों के उत्पादन की आवश्यकता और उसकी पूर्ति का आधार बनाया, जिस आधार की आवश्यकता अनवरत रूप से सभी मनुष्यों को और इस सृष्टि में निहित अस्तित्व में रहे समस्त प्राणियों की रही होगी। और उसी के माध्यम से हमने अन्न को भी प्राप्त किया। अन्न की महत्ता इतनी अधिक थी कि उसके लिए मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों में से एक संस्कार अर्थात अन्नप्राशन संस्कार को भी स्थापित किया गया। अर्थात जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे सृष्टि प्रक्रिया के साथ अपने जीवन को धारण करने के लिए अन्न के को ग्रहण करने की जो आवश्यकता थी, अन्न को ग्रहण करने के माध्यम से जो शक्ति, जो बल, जो ऊर्जा उसे प्राप्त होनी चाहिए थी, उसे प्राप्त कराने का माध्यम बना अन्नप्राशन संस्कार। अतः अन्न की महत्ता हमारे जीवन में अत्यधिक है, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। और ये अन्न अनेक प्रकार के होते हैं। अनाजों की विविधताएं हम देखते हैं और उन विविध अनाजों की उपयोगिता किस प्रकार से हमारे जीवन में हो सकती है, यह भी हम समझते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते जा रहे हैं कि अनाजों में जो चयन की प्रक्रिया है या अनाजों में जो उपयोग की प्रक्रिया है, वे कुछ ही अनाजों तक सीमित हो गई है। हम कुछ ही अनाजों का सेवन करते हैं, उन्हीं का उपयोग करते हैं। जहां पर भारत देश अनाजों की विविधता का देश है, हम उनमें से कुछ ही अनाजों को, जिनमें मूल रूप से गेहूं और चावल आते हैं, हम इन्हीं को अधिकतर प्रयोग करते हैं। लेकिन मानव जीवन के लिए, मानव शरीर के लिए इस विविधता की आवश्यकता है। कि जो दर्शक हैं वे निश्चित रूप से डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम से परिचित हैं। वे जानते हैं कि किस प्रकार से खाद्य जो वस्तुएं हैं, उनके उपयोग, उनके प्रयोग और उन्हें किस प्रकार से हम गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उसमें इनका बहुत दीर्घकालीन अनुभव है। डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया सह आचार्य रसायन शास्त्र के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे खाद्यान्न और खाद्य वस्तुओं के प्रयोग से एक जुड़े हुए बहुत ही बड़े आंदोलन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया, अनाजों की विविधता और उपयोगिता, वैरायटी इन ग्रेन्स एंड इट्स प्रॉपर यूसेज, इस विषय पर आप व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार आशुतोष जी और सभी श्रोतागण। जिस श्रृंखला को हमने शुरू किया था, उसी श्रृंखला कितने प्रकार के धान हम उपयोग कर सकते हैं, उनकी विविधता पुनः चिंतन करें, समझें और अपने आहार को चुनने से पहले कुछ तथ्य उसके बारे में गहनता से हम समझ लें, ताकि हम जब आहार लें, जिसे हमें कहा गया है हमारे आयुर्वेद में, आहार ही औषधि है। तो यदि हम रोगों से बचना चाहते हैं, यदि हम एक स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम जब चुनाव करें अपने आहार का, तो हम उसमें अपने चिंतन और मनन को शामिल करते हुए ऐसी चीजों को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं जो पूरी तरह से हमें पोषण दें, एक अच्छा पोषण दें, रोग
की तरफ जाने से रोकें, बचाएं और हमारी इम्यूनिटी को, जो हमारे शरीर की जो शक्ति है, क्षमता है रोगों से लड़ने की, या विभिन्न प्रकार के जो भी आसपास हमारे परिवर्तन हो रहे हैं भौगोलिक स्तर पर या जैविक स्तर पर या किसी भी और तरह से, उनको हमारा शरीर जो है वो संभाल सके और उसमें हम एक दीर्घ, बिना किसी भी बीमारी के एक स्वस्थ जीवन की कामना हम कर पाए अपने लिए। तो इस चिंतन के ऊपर एक चर्चा करने के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं। आशा है कि आज के इस चर्चा में, इस संवाद में हमें कुछ न कुछ अपने लिए उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन होगा। कुछ प्रश्न आपके हो तो अंत में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैविक और प्राकृतिक, हम थोड़ा सा इन दो शब्दों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। जैविक और प्राकृतिक, कि हमारे भारत का इतिहास बहुत संपन्न है और उसमें आहार के ऊपर तो हमारा इतिहास जो है वो बहुत ही अधिक संपन्न है। विश्व में कहीं पे भी इतना अधिक गुणगान या इतनी अधिक व्याख्याएं नहीं मिलती हैं कृषि के बारे में, आहार के बारे में, आहार विज्ञान के बारे में, जितना यहाँ पर लिखा गया है। और जो कामना हमारे यहाँ पर की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोगी हों और स्वस्थ हों, और स्वस्थ लोगों के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए जो कामना की गई है हमारे यहाँ पर, बहुत गहन चिंतन के साथ हमारे सामने ये चिंतन है। उसमें संतुलित और पौष्टिक आहार, इसकी अपनी बहुत अधिक महत्ता है। अब हम एक बार पुनः यहाँ पर चिंतन करते हैं, क्योंकि बीच में एक लंबा गैप आ गया है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लें। हमने पुराने जो व्याख्यान या चर्चा संवाद हमारे रहे, उनमें हमने वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन, लवण यानी सॉल्ट और जल, ये जो हमारे भोजन के विभिन्न अवयव, हमने आज के मॉडर्न साइंस में हमने इनको विभक्त कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, कि फैट एंड ऑयल एक पार्ट है, प्रोटीन एक पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स एक पार्ट है, विटामिन और सॉल्ट्स एक पार्ट है खाने का। तो हमने उसको अलग अलग हिस्से में, 6 लगभग बड़े बड़े हिस्से हमने कर दिए। हमारा भोजन, हमारा आहार, हमारी जैव विविधता, और उसमें से जो चुनाव हमारे कृषि वैज्ञानिक करते थे, हमारे किसान करते थे, हमारे कृषक भाई करते थे, और हमारी महिलाएं करती थी घरों में परंपरागत आहार को तैयार करने में, विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से, उपवासों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से, अलग अलग ऋतुओं के माध्यम से, अलग अलग समय पर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के माध्यम से हमारे पास जितनी विविधता उपलब्ध है आहार में, उतनी शायद ही किसी अन्य देश या प्रदेश में हो पूरे भारत में। तो ये हमें एक बार समझना है कि वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन, हम विभिन्न भागों में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। और जो हमारे ये तो भाग 16वां है, इसमें जो शुरू के भाग हैं 1, 2, 3, 4, उसमें हमने तेल, घी, वसा, जो हमारा नमक है किस प्रकार का लेना चाहिए, हमारे मसाले हमें किस प्रकार के विटामिन और मिनरल्स देते हैं, हमारे जो धान है वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, वसा उत्तम सर्वोत्तम वसा के रूप में हमारे पास क्या है, ये सब हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा का विषय है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स, जिसे हम कहते हैं अन्न या धान। तो उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि धान हमारे यहाँ कितने प्रकार के धान उगाए जाते थे, खाए जाते थे, और कितने प्रकार के व्यंजनों को हम यहाँ पर बनाते थे, उगाते थे। और आज हम जो जैव विविधता को छोड़ते हुए हम मोनोकल्चर की तरफ चले गए हैं, तो हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश भाग में गेहूं की खेती पे आ गए हैं, या हम केवल चावल की खेती करते हैं। तो केवल चावल, और चावल में भी केवल 1 या 2 वेराइटीज की केवल हम कहते हैं बासमती, या उसका एक नाम कोई एक हाइब्रिड आ जाता है, और पूरे देश में चाहे उसकी भौगोलिक परिस्थिति कुछ भी हो, उसके अनुसार हम चुनाव नहीं करते बीजों का। तो ये हमको आज हम धानों पर, यानी जो अन्न है उनके प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास परंपरागत रूप में बहुत अधिक बीज थे। बीज हमारे पास चावल के भी अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के अनुसार बहुत थे। यानी साउथ में जैसे पानी बहुत अधिक है और समुद्र है, तो लवण बहुत है उस पानी में।
तो जो कोस्टल एरियाज में धान होता है वो अलग है जो पहाड़ों में धान होता है उससे। जहाँ बारिश बहुत ज्यादा है, जैसे गढ़वाल का इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, देहरादून का इलाका है, तो वहां पर भी धान बहुत है। पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, इधर में भी धान बहुत है। साउथ में केरल, तमिलनाडु, इधर हम चले जाएं चेन्नई कोस्टल एरियाज में, वहां भी धान ही मूल यानी चावल ही अधिक पाया जाता है, लेकिन सभी की वैरायटी अलग। जो समुद्र का पानी है वो खेतों में आ जाता है, और जब वह पानी खेतों में आता है तो हम जानते हैं खार बहुत हो जाता है, यानी वह पानी जो है वो बहुत लवणीय होता है, तो क्षार बहुत है। तो उसमें जो धान की फसल होती है, जो चावल होते हैं, उसका बीज अलग होता है, यानी वह उन सारी बाढ़ को, अधिक लवण को सहने की क्षमता रखता है। वहां पर हम अगर देहरादून का बासमती लगाएंगे, या हम इधर जो पहाड़ों में होने वाला कम लवण का पानी है, क्योंकि वह निर्मल जल है, क्योंकि वह वर्षा का जल है, क्योंकि वह झरने और नदियों का पानी है। यहाँ पर जो पानी है पहाड़ों में, हिमालय में, ऊपर हिमालय की तराई वाले इलाकों में, गंगा के इलाकों में, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां का जो वैरायटी है चावल की वो बिल्कुल अलग है। तो हमारी जो डेफिनेशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमको डिफाइन करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं। आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड, यानी इसे हम ऐसे समझें कि ब्लीचिंग, रिफाइनमेंट और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जैसे मैकेनिकल तरीकों से किसी भी चीज का शुद्धिकरण करते हैं, और उसके बाद उसमें आर्टिफिशियली विटामिन ए डाला गया, उसमें आर्टिफिशियली एंटीऑक्सीडेंट फाइटोस्टेरॉल डाला गया, उसमें आर्टिफिशियली विटामिन सी डाला गया, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो आटे में अलग से कुछ मिला दिया, चावल में अलग से कुछ मिला दिया, गेहूं में अलग से कुछ मिला दिया, और फिर कहा कि ये विटामिन ए रिच डाइट हो गई, या ये विटामिन ए रिच चावल हो गया। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि विटामिन ए बाहर से क्यों डाला। हमने 4 पत्ती धनिया अगर हम खा लेते हैं तो उसमें विटामिन ए है, अगर हम थोड़ा सा पालक खा लेते हैं तो उसमें विटामिन ए है, पपीते की 2 फांक खा लेते हैं तो विटामिन ए मिल गया, अगर एक गाजर खा ली तो वो हमें विटामिन ए मिल गया। विटामिन ए को चावल में क्यों डालना है? हम चावल के साथ में गाजर डाल के खा सकते हैं, सब्जी में, दाल में, किसी भी और तरह, धनिया की पत्ती डाल ली दाल में। हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पर हम कई तरह के छोटे धानों की आज हम जानकारी लेंगे, और ये वो छोटे धान हैं जो हमारे यहाँ बहुतायत से होते थे। और ये कैसे होते थे कि अलग अलग भौगोलिक रचना जहां जहां की है, जैसे हम नीचे से शुरू करते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं अगर, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे बाजरा और ज्वार और जौ, ये हमारे यहाँ, और मक्का, तो ये हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा होते थे, और आज भी हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा है। गांवों में अगर हम चले जाएं तो वो आधे साल बाजरा खाते हैं, मक्का खाते हैं। हमें जो समझना है वो यह है कि राजस्थान में अगर बाजरा हो रहा है, अगर मक्का मुख्य फसल है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें जो बाजरा और ज्वार के अलावा कौन कौन से मिलेट्स हैं जो हमारे यहाँ पर उगाए जाते थे, खाए जाते थे, पकाए जाते थे, और हम उनको अब भूलने लगे हैं क्योंकि हमने उनकी उपयोगिता कम कर दी है। कैसे दिखते हैं यह भी भूल गए हैं, उनकी क्या पौष्टिकता है और क्या उनका न्यूट्रिशन वैल्यू है ये भी हम थोड़ा थोड़ा हमें अब नहीं पता। तो जो नई जनरेशन है उसे एक बार इस सब चीज को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। कौन कौन से ऐसे धान हैं जो हमारे यहाँ पर हुआ करते थे और अभी भी होते हैं, पहाड़ों में जो होते हैं, और जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड, कोदो, कुटकी, चेना, सामा, यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे गेहूं और मक्का हम जानते हैं, बाजरा और जौ हम जानते हैं, ज्वार हम जानते हैं, सामा जो हमारे यहाँ कभी कभी व्रत में खाया जाता है, कदन्न, चेना, कांगनी, कुटकी, कोदो, ये कुछ ऐसे और धान हैं जो भारत के अलग अलग प्रदेशों में उगाए जाते हैं, खाए जाते हैं। लेकिन जो नए
जनरेशन है या हम जो शहरों में माइग्रेट कर गए, जो बाहर निकल गए अपने गांवों से, उन्हें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह इनको पहचानते भी नहीं है। बाजरा कितना छोटा दाना है, राजस्थान में बहुत अधिक उगाया जाता है, खाया जाता है। जौ, ज्वार और रागी, तो ज्वार भी एक छोटा सफेद दाना है, बाजरा भी बहुत छोटा एक छोटा दाना है, और जौ जो है वह मिस्से आटे में, अगर हमने कभी मिस्सा आटा पिसाया होगा तो उसमें हम इसको देख सकते हैं। और अभी तो डायबिटीज में जो लोग खाना का ग्लूटेन, अगर किसी को एलर्जी है, क्योंकि गेहूं जो है बहुत ज्यादा हम गेहूं पे डिपेंड हो गए हैं, तो उसमें भी हमको डॉक्टर्स जो है वो मना करते हैं कि आप एक ही तरह का धान नहीं खाएं, बदल के खाएं। तो उसमें जौ जो है बहुत अधिक पौष्टिक माना जाता है, ये हमको। और रागी हम देखते हैं छोटा सा एक भूरे रंग का दाना है, जिसमें भरपूर विटामिन ए और भरपूर उसमें आयरन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ अब हम इनकी फसलों को पहचानने की बात करते हैं। तो ज्वार को अगर हम, इसका जो ऊपर सिट्टा लगता है उसके अंदर ये दाना होता है, और फसल इसकी जिस तरह से दिखती है, मोटी बड़े बड़े सिट्टे ग्रुप में लगे होते हैं। ये बहुत रिच है जिंक में, पोटेशियम में, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे शरीर में आवश्यकता रहती है, वह सभी न्यूट्रिएंट्स इस ज्वार के अंदर बहुतायत से पाए जाते हैं। गर्म प्रदेश में होता है तो राजस्थान में बहुत अधिक होता है यह, और क्लाइमेट रेजिलिएंट है, यानी इसमें सहने की क्षमता बहुत है, यानी कभी अकाल हो गया तो भी ये होगा, पानी कम हुआ तो भी होगा, बारिश कम हुई तो भी ये धान होगा। तो ये ऐसे अन्न हैं, ऐसे धान हैं जो किसी भी प्रकार के जलवायु के अंतर को, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सहने की क्षमता रखते हैं, और इसमें फोटोकेमिकल जो हैं वह भी पाए जाते हैं। तो हमारा रोजमर्रा का खाना है, उसमें हम इस धान को रोज के उसमें, इसकी भाखरवड़ी, इसके अगर मीठे के रूप में है तो जैसे हम हलवा कहते हैं, तो हम इन्हें पहले जाने, पहचाने और लाकर अपनी वार्डरोब में रखने की कोशिश करें, जो भी हमें मिल जाए। अभी तो इनकी उपलब्धता भी बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं ये धान। इनको अपने रसोई में वापस से ला पाएंगे, अपने आहार में दोबारा से शामिल कर पाएंगे। हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि हम वीक में 1 दिन या 2 दिन कोई 1 या 2 प्रकार के धान जो हम लेकर आए हैं, उनका मिक्स डोसा बना सकते हैं। हम इन सब का अलग अलग पाउडर बना के रख सकते हैं, सबका 1-1 चम्मच हम डालें। और मल्टीग्रेन आटा, जैसे आजकल आता है मल्टीग्रेन आटा, हम इनके साबुत मिलेट्स लाएं, और सबके घर में छोटा जार होता है मिक्सी का, तो अगर हम 250 ग्राम से भी शुरू करते हैं, हम उसके अंदर इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के एक बॉटल में भर के रख सकते हैं। और जब हम उत्तपम या डोसा या कोई भी ऐसा चीला या कोई भी एक ऐसा आइटम हम बना सकते हैं, या इसका हलवा अगर हमें मीठा पसंद है गुड़ में, या किसी भी तरह से हम इसका 2 चम्मच आटे का उपयोग हम कर सकते हैं। बाजरे का आटा खाया जाता है, बाजरे की खिचड़ी खाई जाती है, बाजरे के ढोकले, बाजरे का खीच, कई तरह के इसकी प्रिपरेशंस बनती हैं, और हम इसको पर्ल मिलेट के रूप में जानते हैं। आयरन इसमें बहुत है, विटामिन ए बहुत है, कैल्शियम बहुत है, और बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी में वहां पर बाजरे का सूप जो है वो डायटिशियंस देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, हमारा शरीर इसको बहुत आसानी से पचाता है, और बहुत अधिक ऊर्जा हमको मिलती है। तो बाजरे की खिचड़ी, पकौड़े, चीले, पेसरत्तू जिसको कहते हैं, ऐसा हम मूंग की दाल में इसको मिलाकर या किसी भी तरह से हमारे भोजन का हिस्सा हम इसको बना सकते हैं। राजस्थान में इसकी चपाती, रोटी, मोटी रोटी बनती है, उसका चूरमा भी बनता है गुड़ के साथ घी डालकर। इसके डोसे बना सकते हैं हम पतले आटे के, दही के अंदर फर्मेंट करके, वो भी हम इसको, अगर हमें खाना है, इसकी खिचड़ी बन सकती है जो रेडी होता है। तो ये जो ब्रान है ये उसको सुपाच्य बनाता है,
और ये कहा जाता है कि बाजरे को अगर आपने पहले से पीस के रखा है तो थोड़े दिनों में ही उसे कंज्यूम कर लीजिए, वरना वह कड़वा हो जाएगा। वो कड़वा क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो मॉइस्चर जो है वो उन एंजाइम्स को खराब कर देता है और बाजरा जो है वो रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है और वो फिर सुपाच्य नहीं रहता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि खाने और पकाने की हमारे यहाँ पर निश्चित विधियां होती थी और वो जो विधि है, अगर हम उसी विधि से उसको उपयोग में लाएंगे तभी हमें उसकी पूर्ण पौष्टिकता मिलती है। अगर हम उस ब्रान को खाने का हिस्सा बनाएंगे तो ही हमको वो सुपाच्य होगा। अगर हम उसे बड़ी बड़ी मिल्स में, जैसा अभी गेहूं के साथ होता है, बहुत बड़ी मिल्स के अंदर गेहूं की पिसाई होती है और वह उसका फाइबर, उसका जो तंतु पार्ट है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसके अंदर हाई टेम्परेचर हो जाता है, बड़ी मिल्स के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। जब वो ग्राइंडिंग होती है, मिलिंग होती है, तो उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व तो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसको थैलियों में लंबा रहने के लिए रखा जाता है, तो उसमें पेस्टिसाइड मिलाया जाता है। उसके बाद उसको फाइन स्वरूप देने के लिए बहुत बारीक किया जाता है, तो मैदा जैसा रूप हो जाता है उसका। तो उसके बाद उसमें फ्लफी यानी रोटी जो है, चपाती फूले और अच्छा बने, तो जो मार्केट में आटा तैयार किया जाता है उसमें कई तरह की चीजों का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। उसमें उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन ट्रीटमेंट किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, उसे रिफाइंड किया जाता है, उस जो गेहूं है उसको और साफ किया जाता है। तो कई तरह के ट्रीटमेंट्स के बाद जब वो आटा आपके पास आता है तो वह पौष्टिकता तो उसमें कम होती है, पॉइजन उसमें ज्यादा होता है। तो हमको ये बात समझनी है कि हमको अपने अन्न को, अपने धान को जहां तक हो सके कोशिश साबुत और ब्रान के साथ, यानी मोटा गेहूं के लिए हमें कहा गया जॉइंटिस में दलिया खाइए। और वो इसलिए कहा गया कि जो जिसपे ऊपर मोटा छिलका है गेहूं पे, जो उसका ब्रान है, उस मोटे छिलके वाला, उसमें उसके एंजाइम है, इसलिए वो सुपाच्य होगा। तो दलिया तो हमें जल्दी पचता है और मैदा हमें नहीं पचता। तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि मैदा तो आप नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि आंतों में चिपकेगा, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको बहुत फाइन कर दिया। तो वो हमारे शरीर में से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया उसका। और जो गेहूं दलिए के रूप में आपने खाया जब आप रोगी हो, कि उसमें साबुत गेहूं के दाने रहते हैं, फाइबर अधिक रहता है, का छिलके के साथ में अधिक होता है। तो ये सब चीज हमारे प्रोसेसिंग के तरीके बदल गए, हमारा सिलेक्शन बदल गया, हमारा खाने का तौर तरीका बदल गया, हमारा आहार बदल गया। इसके चिंतन को हमको कहीं ना कहीं अपने दोबारा करने की जरूरत है। रागी को अगर हम जानते हैं तो देखिए, फिंगर मिलेट्स, आप इसका इसके इसकी इतने सुंदर जो बालियां आती हैं, आप फिंगर्स की तरह इसकी बालियां आती हैं और उसमें ये इतना छोटा सा दाना अपनी पौष्टिकता लिए हुए भरपूर, साउथ में भरपूर रागी होती है और खाई जाती है। हमारी कोशिश हो कि हम भी अपने खाने में हफ्ते में एक बार, कभी बाजरा, कभी रागी, कभी कोई और धान, जो भी हमें मिलता है हम उसको अपने खाने में, और इससे हम कितनी तरह के व्यंजन बना सकते हैं इसको भी हम देखें। अगर हम रागी का पाउडर अपने घर में रखते हैं, रागी के साबुत दाने भी रखते हैं, हम इसके बिस्किट्स बना सकते हैं, आप इसका डोसा बना सकते हैं, सूजी के साथ मिलाकर आप इसका केक बना सकते हैं, आप चकली बना सकते हैं, इसकी खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। हम जितनी तरह के चीजों में हम गेहूं का उपयोग करते हैं, या जितनी तरह की चीजों में हम चावल का उपयोग करते हैं, और जो भी व्यंजन हम अपने खाने में बनाते हैं, इन सब से वो ही सारे के सारे व्यंजन हम तैयार कर सकते हैं रागी से और दूसरे जो भी धान हम अभी देखते जाएंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर जान पहचान कर रहे हैं दोबारा से कि कोई भी धान उगता कैसा है, दिखता कैसा है, अलग होकर उसके दाने कैसे दिखते हैं और उसके व्यंजन कैसे दिखते हैं और हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ और धान जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं या हमने कभी देखा भी नहीं है या उनकी हो सकता है हमें नाम भी नहीं पता, वो उनके खेत तो हम बिल्कुल ही भूल जाएँ कि हमने कभी देखे होंगे। लेकिन यदि हम कोशिश करें, तो हम इनको ढूँढ सकते हैं। हम इनको आज भी शहरों में ये अगर कहीं न कहीं 1 या 2 दुकान होंगी, जहाँ पे ये उपलब्ध होंगे। अगर हम जाएँगे और इनको माँगेंगे तो ज़रूर से हमको ये मिलेंगे और मुझे लगता है कि हम 250 ग्राम ही कोई भी और जो आज हमने देखा है इनमें से कोई 1 या 2 धान हम चुनने की कोशिश करें, देखने और जानने की कोशिश करें, उन्हें पकाने और बनाने की कोशिश करें, अपनी रसोई में उनकी जगह बनाने की कोशिश करें, अपने आहार में हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन या 2 दिन हम इनको पकाने की कोशिश करें और दोबारा से हम इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें क्योंकि पौष्टिकता से भरे हुए ये दाने यदि हम खाएँगे नहीं, हम माँगेंगे नहीं, तो बाज़ार इन्हें नहीं बनाएगा, कोई कृषक इनको नहीं उगाएगा, ये धीरे-धीरे समाप्त हो गए हैं और समाप्त हो जाएँगे। तो ईश्वर और प्रकृति ने जो हमें पौष्टिकता से भरे हुए ये चीज़ें दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने इनको चुना है। हज़ारों लाखों वनस्पतियों में से इनको अलग से चुना गया और फिर उनको अपने कृषि उत्पादों में उसको शामिल किया गया और उसके बाद इनको हमारे आहार में डाला गया, तो हम उन सब के जो हमारी पुरानी विरासत है, उनको एक बार जानने और समझने की एक कोशिश हम मुझे लगता है ज़रूर से करनी चाहिए। ये और कुछ धान हैं जो सावां जिसको हम सावां कहते हैं, कुटकी एक तरह का धान है, आप देखिए कुटकी है यहाँ पर सफ़ेद रंग का छोटा दाना, चेना है यहाँ पर छोटा पीले रंग का दाना, कांगनी है यहाँ पर बहुत बारीक दाना छोटा पीले रंग का और कोदो है जो बहुत छोटा-सा एक और दाना। तो ये छोटे-छोटे सफ़ेद, पीले, हल्के भूरे, गहरे भूरे, लाल रंग के अलग-अलग तरह के छोटे-छोटे धान जिनको हमारे यहाँ पर वनवासी क्षेत्रों में आज भी उगाया जाता है, खाया जाता है, प्रिज़र्व किया जाता है और वो लोग जो प्रकृति के बहुत अधिक पास हैं, वे गेहूँ नहीं देख सकते हैं हम शहरों में रहते हुए सब कुछ आहार और सारी चीज़ें, सारी सुविधाओं के बाद भी हम अधिक बीमार हैं और वो जो प्रकृति के बहुत पास हैं, वो हमसे अधिक स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और महामारियाँ या किसी और प्रकार की प्राकृतिक आपदा उनको ज़रूर से परेशान करती होगी, जो हमें नहीं करती है, हम उसमें सेफ अपने आप को मान सकते हैं। लेकिन जो श्रम है, जो शक्ति है, जो आंतरिक स्वास्थ्य है, जो ताकत है, जो पौष्टिकता है, वो उनके पास हमसे कहीं अधिक है। हमारा आहार पौष्टिक भी नहीं है और बहुत अधिक ऊर्जा देने वाला भी नहीं है। नुकसान देने वाला ज़्यादा है। विभिन्न प्रकार के प्रिजर्वेटिव, विभिन्न प्रकार की अलग-अलग प्रक्रियाएँ, उन सब का उसमें समावेश होता है और ऊर्जा और पोषण उसमें से समाप्त हो चुका होता है। तो ये हमको दोबारा से देखना है। सामा को हम सावां या झंगोरा या बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। हम इसे देख सकते हैं, इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत अधिक होता है, बहुत छोटा सफ़ेद दाना है, हम सब जानते हैं उपवास में हमारे यहाँ पे मिलता है और इसका उपमा बनाते हैं, इसकी खीर बना सकते हैं आप, स्प्राउट करके अगर ये दाना है तो इसको हम रोटी में, पुलाव में या डोसा बना सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इसके जो उपयोग हैं वो हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग तरह से यहाँ पर डोसा भी इसकी रेसिपी में बनता है। इसके पुलाव हम बहुत सारी सब्जियाँ इसमें डालकर ये बहुत अच्छा खिला हुआ पुलाव देता है। आप इसकी खीर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, अच्छी लगती है। हलवा आप इसका बना सकते हैं, किसी भी रूप में हम झिंगोरा को पहाड़ों में होता है ये, बहुत वहाँ का एक अच्छा रिच फूड माना जाता है और लोग खाते हैं इसको वहाँ पर बहुतायत से और ये भी घास की तरह आप देखिए इसकी बाली और पकने के बाद इस बाली में से ये छोटा दाना सफ़ेद निकलता है जिसका हम
उपयोग कर सकते हैं। बाजार में ये मिलता है, कोशिश करें कि हम हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार हम इसका उपयोग अपने खाने में करें। इसको अगर हम देखते हैं लिटिल मिलेट के रूप में जाना जाता है, कुटकी कहलाता है और इसकी बालियां ऐसी झूमती हुई इतनी सुंदर बालियां होती हैं। कुटकी यहाँ पर हम देख रहे हैं और ये जो मिलेट है इसका भी हम डोसा, इडली, इसकी खिचड़ी, इसकी खीर, इसके कई तरह के अलग-अलग व्यंजन हम इसमें बना सकते हैं। और यहाँ पर इसमें भी अगर हम देखते हैं तो आर्थराइटिस जो महिलाओं में होता है उसमें, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत है, इसमें आयरन बहुत है, हम इसको पुलाव के रूप में, इसको पुलाव में बहुत अलग-अलग तरह की सलाद के रूप में हम इसको बॉयल करके अपने सलाद में मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम इन धानों को किसी भी रूप में खाने की कोशिश करें तो हमें ये, ऐसा नहीं है कि हम इनको ले आए और फिर हमें लगेगा कि हम इसका क्या करें। इसीलिए हम ये जो आज बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इस छोटे दाने को आप केवल बॉयल कर लें नमक के पानी में और हल्के पानी में आप डालकर इसको बॉयल करके आप इसमें कोई भी मसाले डाल के खा सकते हैं, नहीं तो अपने टमाटर और दूसरी चीजें डाल के इसको सलाद के रूप में सुबह सुबह जैसे हम स्प्राउट्स बनाते हैं, जैसे हम कुछ और बनाते हैं वैसे हम खा सकते हैं। तो साबुत धान को अंकुरित कर सकते हैं हम, आप भिगो के रख दीजिए, कपड़े में बांध दीजिए, जैसे मूंग अंकुरित होता है वैसे ये भी अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद आप इसका सलाद बना के खा सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि इन धानों का उपयोग हम समझने की कोशिश करें, इसको पहचानने की कोशिश करें। इसी प्रकार से एक धान है चेना या प्रोसो मिलेट। तो प्रोसो मिलेट जो है यह कैल्शियम और प्रोटीन, फाइबर इसमें बहुत अधिक होता है। और अभी जब क्योंकि गेहूं पे बहुत अधिक कीटनाशक हो गए, ये दूसरा एक और जो मार है वो कीटनाशक की मार है। जब हम चावल का बहुत अधिक खेती करने लगे तो हम उसमें यूरिया, उसमें पेस्टिसाइड, उसमें इंसेक्टिसाइड्स, उसमें अलग अलग तरह के कीड़ा ना लगे, अधिक पैदावार हो और ज्यादा से ज्यादा हमको उसका यील्ड मिले, ये फोकस हो गया। तो गेहूं में भी बहुत अधिक कीटनाशक है और चावल में भी। तो उनके खेतों में काम करने वाले, उनको उगाने वाले उन लोगों में भी कैंसर, बीपी, डायबिटीज, मोनोकल्चर की वजह से और दूसरा दवाइयों की वजह से, इन दोनों वजहों से हमारा जो बीमारियां हैं वो हम बढ़ रही हैं। तो हमको ये जो नेचुरल तरीके से उगने वाला धान है, इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है, इसको क्योंकि इस पे कोई बहुत अधिक काम नहीं किया गया, इसको इसकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, तो अभी इनकी शुद्धता बची हुई है। तो अभी ये शुद्ध हैं क्योंकि इनमें इतनी दवाइयों का उपयोग नहीं हुआ है। कांगनी, ये एक और हमारा जो मिलेट है, लंबी बाली होती है जो झुकी हुई सी होती है, कॉपर बहुत है, आयरन बहुत है, फाइबर बहुत है, प्रोटीन, विटामिन बहुत हैं और फाइबर बहुत है, इसलिए कब्ज में, एपेटाइट में, आर्थराइटिस में, इन सब बीमारियों में ये हमको बहुत अधिक उपयोगी होता है, ताकत देता है। अगर हम अपने भोजन में ये सारी तरह के मिलेट्स को डालने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है हम पौष्टिकता को आसानी से प्राप्त। माला में मोती होता है उस तरीके से ये बाल होती है इसकी बाली और बिल्कुल छोटा सा दाना है ये कोदो मिलेट। और कितना पुराना दाना है, इसका इतिहास कितना पुराना है हम देखें, 3000 वर्षों से भी पहले एमपी के उन स्थानों पर जहां पर बिल्कुल डेजर्ट होता है या बारिश होती नहीं थी, या पठारों पे जहां पे बहुत हार्ड रॉक है, जहां कोई और फसल नहीं हो सकती, मिट्टी में बिल्कुल मिट्टी है ही नहीं, वहां पर भी ये होता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ये बहुत, वजन को कम करने और सभी प्रकार की बीमारियों में यह एक अत्यंत उपयोगी धान है। और इसको भी हम इसी तरह से पुलाव की तरह से ले सकते हैं, खीर की तरह से ले सकते हैं, आटा बनाकर इसका रवा डोसा या इसकी इडली या इसका उपमा या ब्राउन टॉप मिलेट कहते हैं, या इसको घास की रोटी भी कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार की घास है। तो रोटी, उपमा, सूजी, इन सभी के साथ में मिक्स करके हम इसको वही इडली या खीर, या हम इनको अंकुरित भी कर सकते हैं। अंकुरित अन्न में जो में अंकुर फूटता है और वो प्लांट बनने के लिए उसमें बहुत तरह की जो
अंकुर उसमें फूटते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत अधिक हो जाता है। कदन्न एक और मिलेट है। कदन्न जो है वह मिलेट से में भी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, अमीनो एसिड्स, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम, यानी जो भी हमारे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी से हमारी बॉडी में ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम नहीं है, एक ही प्रकार का भोजन लेते हैं, यानी हम केवल गेहूं 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 लिए जा रहे हैं, तो बाकी जो पौष्टिक हमको शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि हम उसमें विभिन्नता रखें। इन सभी को हम यहाँ पर साउथ में देखिए, धान से हम कितनी प्रकार की चीजें बनाते हैं, जिसमें डोसा है, इडली है, वड़ा सांबर है, या पोंगल है, या वहाँ उपमा, खिचड़ी, कई प्रकार की हम ऐसी चीजें वहां पर देख सकते हैं जिसमें फर्मेंटेशन होता है। ये खमीर उठा हुआ भोजन क्यों, फर्मेंटेड भोजन आपको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, उस किण्वन की प्रक्रिया में अलग छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। उन्हें यहाँ पर हम वापस याद करेंगे कि हम भोजन ऊर्जा के लिए करते हैं। हम भोजन ऊर्जा के लिए करते हैं और भोजन ही औषधि है। तो जब हम चुने, तो हम सही चुने, हम ऐसा चुने जिससे हमें संपूर्ण ऊर्जा मिले। हम चाहे कम खाएं, थोड़ी मात्रा में खाएं, बहुत अधिक खाने की आवश्यकता नहीं। हम कम वैरायटी खाएं, बहुत अधिक हमें नहीं खाना है, लेकिन जो खाएं वो सही हो। क्योंकि औषधि हम बहुत अधिक नहीं खाते, औषधि बहुत कम होती है। एक छोटी सी टैबलेट आपको दर्द से राहत दिला देती है। अगर आपको दर्द है तो आप इतनी छोटी सी एक टैबलेट खाते हैं और आपका दर्द खत्म हो जाता है। तो हमें यह समझना है कि मात्रा बहुत कम भी हो, लेकिन सही चीज की मात्रा हमको ऊर्जा देती है। यहाँ हम देखते हैं जो हम रोज खाते हैं, गेहूं, मक्का, चावल, ये 3 चीजें हम रोज खाते हैं। जई और कदन्न, ये भी और तरह के अनाज हैं। हम गेहूं को पहचानते हैं, हम मक्का को पहचानते हैं और हम चावल को पहचानते हैं। को बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उत्पन्न करें, गौरा के अनुकूल परंपरागत विधियों से जो पकाकर हमें भोजन लेना चाहिए, वो अधिक पौष्टिक है। जब हम पौष्टिकता की बात करते हैं, तुलनात्मक तरीके से जब हम बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो भोजन है, जो जैविक और प्राकृतिक, शुरू में हमने देखा जैविक और प्राकृतिक कृषि से उत्पन्न विभिन्न जैव विविधता वाले अन्नों से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वही ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ है। ताजा होना चाहिए हमारा भोजन, विविधतापूर्ण होना चाहिए, तो हमें निरोगी और दीर्घ जीवन हमें मिलता है। छिलके सहित पकाने की हम कोशिश करें, तो कोशिश करें कि गांवों में हम रोजगार भी दे पाएंगे। जहां पर भी हमारा गांव है, जहां भी हमारे आसपास और गांव हैं, उनमें अगर हम कुछ लोगों को तैयार करें जो हमारे लिए इस प्रकार के धान और इस प्रकार के भोजन सामग्री को तैयार करें, हमें हाथ से कुटा हुआ धान मिले 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार, हम इतना ही संग्रहित करें। जिस भी शहर में हम रहते हैं उसके पास में कोई गांव होगा, वहां हम जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारी रसोई का सामान आप तैयार करेंगे। हम उस स्रोत को तैयार करें, हम उसको रीजेनरेट करें, हम कोशिश करें कि हमारे लिए गांव जो है वो उपलब्ध रहे। हम समूह बना सकते हैं, तो ऐसा हम कुछ अपना एक एक्टिविटी बना सकते हैं और धीरे धीरे हम अपने खाने को, अपने आहार को, अपने समाज को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परंपराओं के तरफ हम लौट सकते हैं और हम उसमें अपनी एक भूमिका ढूंढ भी सकते हैं, निभा भी सकते हैं और देश का निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो फिर से हम एक बार अपने स्रोतों को देखें, देसी गाय से और देसी पशुओं से आए। दालें जो हैं वो हमारी परंपरागत अपने आसपास जो भी अधिक होता है, बिना दवाई के, कीटनाशक के, प्राकृतिक, तो हमारे लिए अच्छा होगा। दालें और फल जो हमारे आसपास अधिक हैं, भौगोलिक स्थिति से जो अधिक हैं, उनमें ज्यादा पौष्टिकता है। गोंदे होते हैं, कैरी होते हैं, शहतूत होता है, जामुन होता है। तो इस तरह के फलों को अपने आहार में हम डालेंगे तो हमें ज्यादा पौष्टिकता मिलेगी, बजाय इसके कि कश्मीर से सेब यहाँ पर आया है या अफगानिस्तान से कुछ और हमारे पास आया है। जो हमारा मिसकंसेप्शन हो गया है एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, को हम समृद्ध करें और उसमें अपनी भूमिका को निभाएं।
केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज हो रहा है वो हम छुपा नहीं है, सभी जने जानते हैं कितना जहर लिए हुए वो मसाले हैं जिन्हें हम समझते हैं कि हमने खा लिया। हमें ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सभी के लिए प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा जो खाना आता है वह प्राकृतिक तरीके से आए। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में हम देखें डीडीटी, एंडोसल्फान और एल्ड्रिन, ये इतनी खतरनाक तरह के ये खेती में जो बड़े लेवल पे खेती होती है उसमें ये बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड्स हैं। इनका अगर हम आगे देखते हैं एंडोसल्फान, एंडोसल्फान साउथ में जिस एरिया में काजू बहुत होते हैं वहां पर इसका छिड़काव हेलीकॉप्टर से किया जाता है और एक बहुत बड़े एरिया में एंडोसल्फान के छिड़काव की वजह से जो कुएं हैं और जो वहां की जमीन है और वहां का जो पानी है वो इतना अधिक विषाक्त हो गया क्योंकि काजू की खेती होती थी वहां पर, तो वो पूरी जमीन जो है वो ले रखी थी काजू के ग्रोअर्स ने और वहां पर ये सारे पेस्टिसाइड्स और वहां की जो पूरे पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन में इस एंडोसल्फान का इतना ज्यादा असर देखा गया कि बहुत वहां के जो बच्चे थे आगे जाकर उनमें वह अपंग पैदा हुए, उनमें बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी के कारण जिस प्रकार से जापान में जब परमाणु बम डाला गया था तो जिस तरह की डिफॉर्मिटीज वहां पर आई थी, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज यानी डीएनए में डिफॉर्मिटीज, यानी पैदाइश में ही वो बच्चा जो है वो उसको मेंटल डिजीज होगी या न्यूरोलॉजिकल डिजीज होगी या कोई और डिजीज होगी, तो ये सारी जो डिजीजेस हैं ये उसमें आने लगी हैं। तो बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, ऑटिज्म है जैसे, कैंसर है जैसे, तो ये सारी चीजें उसके अंदर क्योंकि वो बायो एक्यूमुलेशन दिखाता है। एंडोसल्फान जो है ये आपकी सेल में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है और आगे एंडोक्राइन जो आपकी ग्लैंड्स हैं, जो आपकी ग्रंथियां हैं, उनके अंदर ये अपना रोल प्ले करता है और पूरा आपका सिस्टम जो है वो खराब करता है। अपने केमिकल्स के एग्रीकल्चर में इसको भी हमको अपने उसमें लेकर आना है। ये जो अनावश्यक रसायन हैं ये कई तरह की व्याधियां करते हैं, हम समझ सकते हैं इसमें किस प्रकार की व्याधियां होती हैं, तो इन सबको भी हमको ध्यान में रखना है। जो कुछ हमने आज यहाँ पर समझा है उसमें से हम कुछ चुनने की, अपने लिए सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करें कि हम अपने आहार में कुछ 2-3 ऐसे धान जो अलग हैं, जो आज तक हमारे भोजन में शामिल नहीं है या जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, उनको हम शामिल करने की एक प्रयास करेंगे। उनकी जो रेसिपीज हैं ट्रेडिशनल तरीके से उनको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और हफ्ते में 1 या 2 बार हम उसको पकाने और बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने आहार में पौष्टिकता लाने की एक कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज ये सारी बातें हमारे लिए कुछ एक नया ज्ञान लेकर आई होंगी। अगर हमें इसके बारे में पता नहीं था तो आज इस चर्चा के माध्यम से हमने इसमें से कुछ सीखा होगा। कोई प्रश्न हो आपके तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कि डॉक्टर नमिता श्रीवास्तव का एक प्रश्न है और उन्होंने कहा है कि इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स? बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, हमारे पास बहुत सारी विधियां उपलब्ध हैं प्राकृतिक तरीके से जो पेस्टिसाइड हैं किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं गौमूत्र से, और कई प्रकार की ऐसी पौधे हैं जैसे धतूरा है, आक है, सीताफल है, नीम है, करंज है, इस प्रकार के बहुत सारे जो पौधे हैं उनकी पत्तियों को उबाल कर आज भी जो वनवासी हैं और जो प्राकृतिक खेती करते हैं वह एक घोल तैयार करते हैं जो हर 15 दिन में या 1 हफ्ते में स्प्रे किया जाता है सारी फसलों पे। और जीवामृत और बीजामृत, एक व्यक्ति हैं सुभाष पालेकर जी, वो बहुत अधिक प्राकृतिक कृषि पर बताते हैं, और डॉक्टर वंदना शिवा वह भी मिश्रित खेती और प्राकृतिक खेती
चावल के अलग अलग सीड्स हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं, वो ग्रो होती हैं उनके फार्म पे, और पूरी तरह से प्राकृतिक एक फार्म है जिस पर कुछ भी और दूसरा इस्तेमाल नहीं होता, पूर्ण रूप से प्रकृति ने वहां पर दिया है। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो होने लगता है, और बहुत से किसान अब प्रकृति की तरफ जुड़े हैं। तो बहुत सारे किसान केवल प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और प्राकृतिक रूप से ही जीवामृत और बीजामृत, उसकी जो विधियां हैं वह भी उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, और इस पर अगर आप डालेंगे जीवामृत कैसे बनाया जाता है, बीजामृत कैसे बनाया जाता है, या सुभाष पालेकर जी का प्राकृतिक खेती का जो मॉडल है, जीरो बजट खेती का मॉडल है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारे लिए सभी कुछ संभव है। जी मैम, निश्चित रूप से संभव सब कुछ है, तो उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है हमें। कुछ दशकों पहले हमारे यहाँ पर खाद्यान्न जो है वह एक समस्या थी कि यहाँ पर खाद्यान्न जो है वह संपूर्ण जनता के लिए, जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं था, और इसलिए खाद्यान्न के क्षेत्र में विकसित होना और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनना एक आवश्यकता रही थी। और उस आत्मनिर्भरता के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को देखा जाए तो, क्योंकि हम आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, हम अपने यहाँ से खाद्यान्नों को दूसरे देशों में निर्यात भी कर पा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस आत्मनिर्भरता में हमने रोगों को जो आमंत्रण दिया है वह आमंत्रण बड़ा ही खतरनाक है। और इसलिए अब हमें उस आत्मनिर्भरता से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने की ओर आगे बढ़ना होगा। हमें दूसरा सोपान चढ़ना होगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ना होगा। और इसी के साथ साथ अब उनको कैसे हम सिखा सकते हैं, या अभी तो हमें भी सीखना है, हमें भी जानना है वास्तविकता में कि किस प्रकार से हम इनका अधिक से अधिक उपयोग करें। तो रमा दत्ता जी हैं, उन्होंने बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मुस्कान के साथ में एक कमेंट किया है। वे कहती हैं कि यह सब 5 स्टार होटल में बनाया और खिलाया जाए तो आज की पीढ़ी को इस ओर आकर्षित किया जा सकता है, और कोई अंग्रेजी नाम देकर यदि उनके सामने उसको परोसा जाए तो युवा पीढ़ी उसको बहुत ही आनंद के साथ में खा सकेगी। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं लगातार कि विज्ञापन के इस युग में कोशिश यही की जाती है कि जो भी कुछ है उसे इस प्रकार से आकर्षक बना करके रखा जाए। लेकिन आपके दृष्टिकोण से मैम मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान पीढ़ी को, चाहे हम बड़े हों चाहे छोटे हों, हम सब एक समान ही हैं इस समय पर, कोई अंतर नहीं है हम सब लोगों में, क्योंकि नासमझी कह दें, चाहे अनजानापन कह दें या अज्ञान कह दें, वो दोनों में तरफ बराबर है। तो इस अज्ञान को कैसे हम दूर कर सकते हैं, हम कैसे धीमे धीमे इस और आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे सोपान हो सकते हैं, कैसे सीढ़ियां हो सकती हैं जिसके माध्यम से हम इस बेहतर जो खाद्य जो व्यवस्था है उसको उत्पन्न करने में अपने कम से कम परिवार में तो हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। इसके लिए यदि कुछ आप कहना चाहें मैम। स्कूल्स में वर्कशॉप्स कर सकते हैं हम, जो भी महिलाओं के ग्रुप्स हैं उनमें अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स की जा सकती है। क्योंकि ये था कि व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण था और काफी लोग इसको सुनना चाहते भी थे, और क्योंकि ये उपयोगी व्याख्यान है। और अनाज के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो, क्योंकि होता यह है कि हम प्रारंभ में कुछ खाना शुरू करते हैं और फिर कुछ सालों के बाद में हमें कहा जाता है कि अब आप ये ना खाएं बल्कि वो खाएं, तो उसमें एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि जो एक टेस्ट डेवलप होना चाहिए प्रारंभ से, वो टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि उस खाद्यान्न से जो समस्या उत्पन्न हो गई है, अब उस रोग से मुक्त होने के लिए हम उस खाद्यान्न को प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो उसको हम दवाई के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और जहां पर भी हम दवाई की बात कर देते हैं वहां पर धीमे धीमे दवाई जो होती है वह बोझ बन जाती है, वह हमारे जीवन का अंग नहीं बन पाती। हम चाहते हैं कि कैसे न कैसे इस दवाई से पीछा छूटे, छुटकारा मिल जाए, मुक्त हो जाए, कब तक इसको लेना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये अनाज जो कि विविध अनाज हैं, अलग अलग तरह के अनाज हैं, वे सभी अनाज जो हैं वे अनाज अपने आप में, आपने कहा भी था कि आहार जो है वह भी एक औषध है। तो उस आहार को उस औषध की तरीके से प्रयोग किया जाए जिससे कि हमें उन कृत्रिम औषधियों की आवश्यकता ही ना पड़े जो कि हमारे लिए बोझ बन जाती है। ये अनाज ही निश्चित रूप से हमें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं यदि इनका हम सही प्रकार से उपयोग करते चले जाएं। भारत विविधताओं का देश है, हमारे खान पान में विविधताएं हैं, और इस विविधता का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और इसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य को
सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैम, आज के इस कार्यक्रम के लिए, आज के इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर लाला शंकर गयावाल जी, जो कि भरतपुर से थे, वे भी इस व्याख्यान को सुन रहे थे और उन्होंने भी कहा है मैम, आपके लिए कहा है कि बहुत अच्छी जानकारी और सादर साधुवाद रश्मि जी को। और इसी के साथ साथ अन्यों के सभी जो विचार और संदेश प्राप्त हुए हैं। तो मैम, अंत में थोड़ा सा एक कंक्लूड निष्कर्ष के रूप में, और लेकिन हमारी इच्छा यही रहेगी कि इस व्याख्यान को निकट भविष्य में हम फिर से सबके सामने लेकर के आए। तो बस अंत में संक्षेप में यदि आप कुछ इसका निष्कर्ष के रूप में कंक्लूड करना चाहें तो उसके लिए मैम सार के रूप हो गई। आज तो कुल मिला के जो सार निकलता है वह यही वो हमें विरासत में मिली हैं, जिसके बारे में हमारे जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि, और जो हमारे वनवासी हैं, जो प्रकृति के बहुत पास हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इनको उपयोग में लिया किया और हमें बताया और सिखाया, हम उनका मान और सम्मान करें और दोबारा से एक बार ये जानने की कोशिश करें कि उन्होंने ये सब चीजें परंपराओं में क्यों डाली थी और क्यों हमें इतना सारी चीजें वो दे के गए, ज्ञान हमारे लिए लिख के गए, लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है। और दूर रहें हम उन जहरीली सारी चीजों से जो हमें सिवाय बीमारियों के कुछ नहीं देती। तो अपने पैसे का सदुपयोग करें, हम किसानों का सम्मान करें और हम उनकी मदद करें, और एक विजिट अपने गांव के, अपने आसपास के गांव की जरूर बनाएं। निश्चित रूप से मैम, अन्न का सम्मान, और साथ इस प्रकार से हम रोगों का मुकाबला कर रहे हैं। नई नई महामारियां आ रही हैं, नई नई महामारियों के कारण से हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता जा रहा है। हमारी भावी पीढ़ियां उस तरह की स्थितियों से बच सके, हमारा प्रयास यही होना चाहिए। मैम, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आज के इस व्याख्यान के लिए। और कल्याण मंत्र के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर, पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम, आपका आभार एवं धन्यवाद। और शुभम भवतु। जी मैम, और शुभम भवतु। पुनर्मिलामः। आप सभी से हम शीघ्र ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद।